हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज। आज हमारा ये 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। कल की वीडियो में एक्चुअली मैंने 9th क्लास की एनसीईआरटी बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। 11th क्लास की एनसीईआरटी हमारी चैप्टर नंबर 1 है। कल हमने फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया था। आज हम करते हैं द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल में अथॉरिटी क्या है, कैसे हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है, ये सब हम आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स से बना हुआ है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है। फाइन। अब हमें कोई कहता है कि मान लीजिए कि आप मुझे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाइए। फाइन। तो उसमें एक इतनी इतनी बड़ी सी एक बुक बनेगी। एक इस बुक में बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि इस ये रूल से ये होगा, इस रूल से ये होगा। तो एक डिफाइंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है। फाइन। तो ये क्या है, हमारा क्या है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमारा लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ तो लिखा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं हवा में कुछ भी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन अबव। फाइन। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि एक आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लिखा हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वो भी है लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिटन डॉक्यूमेंट तो जैसे इंडिया का हो गया। अब अनरिटन डॉक्यूमेंट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। फाइन। यूनाइटेड किंगडम का कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इट डू नॉट हैव वन सिंगल डॉक्यूमेंट। फाइन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस यूके के पास एक अलग अलग सीरीज है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें एक इस एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है, एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है, एक डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है। तो अब ऐसा क्यों है कि उनके पास रिटन डॉक्यूमेंट अनरिटन डॉक्यूमेंट, हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है। तो देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी सोसाइटी पे, हमारी डाइवर्सिटी पे। जैसे कि इंडिया में आपको हमें पता ही है कि सिटी है, तो इंडिया में सब चीज़ों को एक तरीके से यूनाइट करते हुए ही सब चीज़ों का लिखा जाना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। अब यूके में क्या है कि अब उनका अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मे भी हो सकता है फ्यूचर में जाके वो कह दे कि हम इसको एक तरीके से कंबाइन करने वाले हैं, अब हम इसको रिटन डॉक्यूमेंट पे लेके आएँगे। तो वो सब चीज़ें सर्कमस्टेंशियल होती हैं, फाइन। वो उनकी अपनी कंट्री पे, अपने रूल्स पे, उनके अपने लीडर्स पे, उनकी गवर्नमेंट पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। इस फाइन। तो अब हमारा जो मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या था, किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्राफ्ट हुआ, ये सब हम देखेंगे इसमें। जैसे कि अभी मैंने आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बताया था, इसी तरह से साउथ अफ्रीका का, यूएस का, ये सब जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन विच आर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स। देखो आज जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी, जब आज़ाद नहीं थी, तो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे ये ऐसी नीड हमें पड़ी कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही बहुत ज़्यादा मस्ट था। तो वो कैसे बना, इसके लिए फॉर्मली क्या हुआ था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, जिसमें दिसंबर 1946 नवंबर 1949 के बीच में कौन। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें मेंबर्स कौन कौन थे, वो कैसे बनी, क्या हुआ, वो सब हम आगे देखते हैं अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज इनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वाज ड्रॉन अप बाय पीपल हु एंजॉयड इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब देखिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था,
ये आपको भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी बड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई छोटी बात नहीं है। तो अब इस इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी उठ के गया और वहाँ पे जाके उसने कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर आ गया। तो उसके लिए बहुत सारे जो क्रेडिबल लोग थे, वो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किए, ठीक है? जितने भी हमारे सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर थे। उन्होंने ही ये जो लोगों में जिनकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, फाइन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इन सब की क्या थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी, ये बहुत ज़्यादा क्रेडिबल लोग थे। इनकी इनकी जो आवाज़ थी, इनकी जो बात थी, उनको सुना जाता था। ऐसा नहीं है वो हवा में बातें करते थे। तो इस तरह से उनके पास एक क्रेडिबिलिटी थी, उनके पास नेगोशिएटिंग पावर थी कि वो अगर हम वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अनटचेबिलिटी की बात थी, वो हटाई गई। कितने सारे लोगों के साथ कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था वुमेन के साथ, डिप्रेस्ड क्लास के साथ। तो इन सबको कन्विंस करने की जो पावर थी वो सब उनमें थी। सम कंट्रीज़ हैव full-fledged referendum where all people vote on the desirability of the constitution। तो कुछ कंट्री ऐसी भी थी जहाँ पे रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या है कि कोई भी डिसीजन लिया गया, ठीक है, असेंबली में डिसीजन लिया गया, तो वो ऑटोमेटिकली सब पे अप्लाई हो गया। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी थी जहाँ पर जो कोई भी डिसीजन आया, कोई भी एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सब्जेक्ट है, उस पे सभी लोग अपने-अपने वोट करते थे, वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसको इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेफरेंडम। इंडिया में रेफरेंडम की ज़रूरत नहीं पड़ी। Constitution itself was not subjected to referendum. The people adopted it as their own way, own by abiding by its provision. The authority of the people who enact the constitution helps determine in part its prospects for success। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम इंडिया में रेफरेंडम जैसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंशियल लीडर थे, इतने क्रेडिबल लीडर थे, इतने हार्ड वर्किंग जो हमारे लीडर्स थे, उन सब की वजह से ही सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया। अब आता है द सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द हॉलमार्क ऑफ द सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स एवरीवन इन द सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन। ठीक है, अब क्या था कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे अब हम मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, कोई आपकी क्लास में मान लीजिए एक आपकी मैम ने कोई रूल बनाया, उसमें से ऐसा तो नहीं होगा ना कि 40 के 40 बच्चे मैम का फेवर करेंगे। कुछ एक आध बच्चा ऐसा यूनिक तो निकल के आएगा ही आएगा कि हमें इससे प्रॉब्लम है। अब सेम इसी तरह से अगर हम सब चीज़ें लोगों पे छोड़ देते, तो क्या ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हमारे कंट्री में हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेजॉरिटी है, वो जो मेजॉरिटी पीपल हैं हमारी कंट्री में, वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर देते, ठीक है? तो माइनॉरिटी की नहीं चलती और सिर्फ मेजॉरिटी की चलती। तो कुछ लोगों तो इस तरह से कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी का जो है वो क्या हो जाता, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो जाता। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी हमारी कंट्री में नहीं हुआ। सब कुछ ही द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमैटिकली प्रिविलेज सम मेंबर एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स और दैट सिस्टमैटिकली एंट्रेंच्ड द पावर ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। फाइन। तो इसीलिए ऐसे रीज़न नहीं दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो जो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करे मेजॉरिटी। तो इसीलिए नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस। तो इसी तरीके से लोगों को ये एश्योर किया गया कि उन्हें बेसिक जस्टिस मिलेगा, जैसे कि
फ्रीडम मिलेगी, ठीक है, इक्वालिटी मिलेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। तो देखो, हमें देखो बेसिकली एक जो आम इंसान है उस टाइम पे, मैं बिफोर इंडिपेंडेंस बता रही हूँ और बाद की भी बता रही हूँ, तो एक्चुअल में लोगों को क्या चाहिए कि हमारे साथ इक्वल बिहेवियर हो, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको, कोई भी किसी भी तरीके का रिलीजियस हमारे साथ डिफ्रेंसिएशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फाइन। तो ये तरीके की जो सब थी, ये सब इन चीज़ों को लोगों को एश्योर किया गया कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, किसी भी तरीके का आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने देखा जैसे वो पहले क्या होता था, अनटचेबिलिटी, उसको अबॉलिश किया गया आर्टिकल 17 के थ्रू, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो गया, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक इंसान के पास ही पावर है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी किसी भी एक इंसान को कोई भी मोनोपोली नहीं दी गई पावर की। पावर को क्या किया? फ्रेगमेंट किया गया। द फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कह दें कि जुडिशरी है, जो है, जो कोर्ट है, ठीक है, वो लॉ बनाएगा, लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, और लोगों को जस्टिस भी दिलाएगा। तो क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं। क्यों? इससे क्या होगा कि कोर्ट के पास मोनोपोली आ जाएगी, और कोर्ट जो होगा वो, चाहे वो अनजस्टिस भी हो सकता है किसी के साथ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, चेक एंड बैलेंस रखते हुए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को फ्रेगमेंट किया गया। तो जो लॉ बनाने की पावर थी वो किसे दी गई? लेजिस्लेचर को। इम्प्लीमेंट करने की पावर किसे दी गई? एग्जीक्यूटिव को। और जस्टिस देने की पावर किसे दी गई? जुडिशरी को। इसमें कुछ इंडिपेंडेंट जो स्टैट्यूटरी बॉडीज थी वो भी दी गई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चेक एंड बैलेंस का जो प्रोविजन है, यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि एक राइट बैलेंस अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि द राइट बैलेंस बिटवीन certain values, norms, procedure as authoritative, and at the same time allows enough flexibility in its operation and to adopt the changing needs and circumstances. देखिए, कुछ भी चीज़ कभी भी बहुत ज़्यादा ना तो रिजिड होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इतना भी रिजिड नहीं है कि टू रिजिड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कोई इसको, बिल्कुल ऐसे ना पत्थर की लकीर हो गई, अब तो कोई बदल ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। और इसीलिए टू फ्लेक्सिबल भी नहीं है। अगर ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो मतलब क्या फिर क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की? कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। नो सिक्योरिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू अ पीपल। इसीलिए जो हमारा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज स्ट्राइक द बैलेंस, राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग आवर कोर वैल्यूज, अडेप्टिंग देम टू अ न्यू सर्कमस्टांसेस। फाइन। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इन द सेंस कि जैसे हम लोग लिविंग है, ठीक है, हम क्या है, हम अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। गर्मी है तो गर्मी के कपड़े पहनते हैं, सर्दी के कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमारे सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। फाइन। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड? फॉर्मली इसको भी मैंने बताया, जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है, फॉर हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। जो इसकी पहली सिटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 को थी। इसको रीअसेंबल किया गया 14 अगस्त 1947 में, ठीक है। इसके मेंबर को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किया गया था।
डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, लोगों ने आके नहीं चूज किया था, ये सब इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली that has been established under the Government of India Act 1935. This is the most important thing कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बनाई गई थी और इसको चूज किया था बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इसको स्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फाइन। तो ये सब इसको सजेस्ट किसके थ्रू किया गया था? बाय द कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट इसको बोलते हैं, कैबिनेट मिशन आया था, ब्रिटिश लेकर आए थे इसको। इस प्लान में क्या था कि हर एक प्रोविंस को और एक प्रिंसली स्टेट्स को इनकी एक सीट दी जाएगी, ठीक है, पॉपुलेशन के रिस्पेक्टिव में। जैसे एक सीट दी जाएगी, ये जो देखो 10 लाख पॉपुलेशन है तो 10 लाख पे एक सीट दी जाएगी। एज अ रिजल्ट जो प्रोविंसेस थे वर टू इलेक्टेड 292 मेंबर और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें मिनिमम 93 सीट्स दी गई थी, ठीक है। इसी तरह से द सीट इन द ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटी। अब देखो ये कम्युनिटी के बेसिस पे भी सीट दी गई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। फाइन। और इसका मेथड क्या था? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड से ये इलेक्शन हुए थे, इलेक्ट हुए थे। द मेथड ऑफ सिलेक्शन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स वाज टू बी डिटरमाइंड बाय द कंसल्टेशन। फाइन। अब देखिए हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात तो हुई, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, तो ये देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ध्यान में रखा गया, लेकिन क्या सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनफ थी? नहीं। जब तक सोशल डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश हम नहीं करेंगे तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई सेंस नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, देखिए दोनों एक दूसरे के एकदम डिपेंडेंट हैं। देखो सोशल डेमोक्रेसी है क्या? सोशल डेमोक्रेसी है कि जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, हमारे पास रहने की फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है, बराबरी की हमें बिल्कुल इक्वलिटी मिलनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो इसी तरीके से इट मी ये एक रिकॉग्नाइज सोशल डेमोक्रेसी वो होती है जो रिकॉग्नाइज करती है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हमें लाइफ में ये प्रिंसिपल हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें लिबर्टी ही नहीं होगी, हमें इक्वलिटी ही नहीं मिलेगी, तो हम एक सोसाइटी में नहीं रह पाएंगे। फाइन। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आता है द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कंपोज कैसे हुई थी? अब देखिए जब पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान अलग हो चुका था इंडिया से, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो कम हो गए थे, 299 रह गए थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और एक्स को एक्चुअली प्रेजेंट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। फाइन। तो देखिए अब इतना इतना बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हमारे मेकर्स ने बनाया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, इसका कंपोजिशन करना बस बस सो चैलेंजिंग, ठीक है, क्योंकि रिलीजियस चैलेंजेस भी थे, सिटीजन वो बहुत ज़्यादा वायलेंस भी था उस टाइम पे, एक तरीके का हमारे जो इंडिपेंडेंट के हम जितने भी वो चल रहे थे उस टाइम पे, जितने भी वॉयलेंस हो रहे थे, अनइमेजिनेबल वॉयलेंस थे एक्चुअली पार्टीशन के टाइम पे ना, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल देखा होगा जैसे रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट के क्योंकि बिना 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 बताए बिना कुछ भी किए अरेस्ट कर लेते थे इंडियंस को, तो बहुत सारी चीज़ों को चैलेंज को फेस करते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे सबसे ज़्यादा एक तरीके से परफेक्ट हमें बताया जाएगा कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो अथॉरिटी है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए ही है, ठीक है। फाइन। अब हम इसको देखते हैं। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट दैट द प्रिंसिपल नॉट ओनली, आई एम सॉरी,
ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं इसको। Each member deliberated upon the constitution with the interest of the whole nation in the mind। देखो जितने भी जो वहाँ पे मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, हर एक मेंबर के दिमाग में पूरे नेशन को ध्यान में रखते हुए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। ठीक है, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट भी हुए। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, ऑफ कोर्स हुआ होगा। तो इस सारे डिसएग्रीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही प्रोविजन था जिसको बिना बिना किसी डिबेट के पास किया गया, और वो था हमारा यूनिवर्सल सफराज। देखिए introduction of universal suffrage, meaning that all citizens reaching a certain age would be entitled to vote irrespective of religion, caste, education, gender और income। ठीक है, ये सबसे बड़ा वो था कि इसको पास किया गया क्योंकि ये देखा गया कि सबको राइट टू वोट है, सबको वोट करने का राइट है। एवरी अदर मैटर बहुत सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। बाकी सारी बहुत ज़्यादा सीरियसली डिस्कस किए गए, डिबेट किए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा इसका प्रोसीजर था वो क्या था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली है हमारी, जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और चेयरमैन थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फाइन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें 8 मेजर कमिटीज थी डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे और यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयर दीज कमिटीज। इन लोगों ने ही इन कमिटीज को चेयर किया था। तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, जैसे पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज। फाइन। और जो थे अम्बेडकर had been bitter critic of Congress and Gandhi, accusing them not doing enough for the upliftment of scheduled caste। जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो अम्बेडकर जी ने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम किया था वो गांधी और कांग्रेस से थोड़ा क्रिटिक रहते थे, उनकी अनबन उसमें रहती ही थी। फाइन। अब इन सबको इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली को ये कितने दिन के लिए मिली थी असेंबली, ये भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। The assembly met for The assembly met for 166 days spread over 2 years and 11 months। ठीक है, ये देखो its session were open to the press and the public alike। फाइन। अब आता है inheritance of the nationalist movement। But no constitution is simply a product of the assembly that produces it। ठीक है, as assembly as diverse as the constituent assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on main principles of the constitution should enshrine। ठीक है, अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस्ट पार्ट था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? ये पास किया था नेहरू जी ने। जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था दैट वाज मूव्ड बाय नेहरू। सॉरी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? नेहरू जी ने पास किया था। ठीक है, उनमें बेस्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दीज फंडामेंटल कमिटमेंट। ठीक है, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड एज अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। Thus, our constitution is not merely a maze of rules and procedure, but a moral commitment। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रूल्स और प्रोसीजर में बना हुआ है, ये एक मोरल कमिटमेंट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लोगों से। ठीक है, दैट प्रोमिसेस दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट हेल्ड बिफोर द पीपल, द गवर्नमेंट दैट विल फुलफिल मैनी प्रोमिसेस, द गवर्नमेंट दैट विद फुलफिल। सॉरी, आज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
that the nationalist movement held before the people। अब हम इसको अब देखिए, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था बहुत सारे अदर कंट्रीज से इंस्पायर होके। ऐसा नहीं है कि कैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे कंट्रीज से हमने इंस्पायर होके बहुत सारी चीज़ों को हमने बोरो भी किया है, ठीक है। हमने अडॉप्ट किया है बहुत सारे प्रोविजंस को। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश से हमने क्या लिया है, फर्स्ट पास द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब क्या था, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फिर हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूएस से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, और द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स। फाइन। इस इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे, और इसमें जो भी बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें हम आपको अलग से डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।